हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको जो है गणित का हिंदी मीडियम 6 के गणित का दूसरा चैप्टर जो पूर्ण संख्या जिसका नाम है और इसका एक्सरसाइज 2.1 जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कृपया उसे ध्यान से समझिएगा और कैसे मतलब कि प्राकृतिक संख्या को हम आगे की प्राकृतिक संख्या को निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या बताओ। तो हमें अगली तीन प्राकृतिक संख्या जब निकालनी है तो 10,999 में 1 करके हम प्लस करते जाएंगे तो हमें तीन बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो प्राप्त होती जाएगी। जैसे कि हमने सबसे पहले 10,999 लिखा और इसमें +1 कर दिया। तो जब 10,999 में 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या जवाब मिलेगा? 11,000 मिलेगा। अब 11,000 कैसे मिला? 9 में 1 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 की पहला 0 हो गया। अब 0 का हासिल 1 होता है तो फिर 9 में 1 जोड़ दिया, फिर 9 में करेंगे, फिर यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। अब 11,000 में हम फिर से 1 जोड़ेंगे तो 11,001 प्राप्त होगा। 11,001 में 1 जोड़ेंगे तो 11,002 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हम यदि हमें एक संख्या कोई प्राप्त है तो उसके आगे की तीन प्राकृतिक संख्या को आप आसानी से जो है वो मतलब कि निकाल सकते हो कि दूसरा इसका प्राकृतिक संख्या यानी बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा तो आपको मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आपको ऐसा लिख देना है कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या है 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न है हमारा 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। तो अब वहाँ देखो पहले प्राकृतिक संख्या बोला था तो हम सीरियल वाइज लिख दिए। अब पूर्ण संख्या बोला है तो सबसे पहले हमें अब पहले का बोलेगा तो घटाव करना होगा और बाद का बोलेगा तो जोड़ करना होगा। तो 10,001 में से हमने क्या घटा दिया? 1 घटा दिया। तो 10,001 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना जवाब मिलेगा? 10,000 मिलेगा। 10,000 और फिर 10,000 में से 1 निकालेंगे तो 9,999 और फिर 9,999 में से 1 निकालेंगे तो 9,998 प्राप्त होगा। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि अतः 10,001 के ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या 10,000, 9,999, 9,998 होगा। आप ऐसा लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न आया हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम गिनती को 0 से शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुई? 0 हुई। और फिर अगला प्रश्न आया 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो 32 और 53 के बीच में से अगर हमें पूर्ण संख्या निकालना है तो सबसे पहले 53 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? 32। अब 53 में से 32 घटाएंगे। अब 32 में से फिर 1 घटाना पड़ेगा कारण कि 0 पूर्ण संख्या होती है। तो 32 में से जब हम 53 घटाएंगे हमें याद रखना है किसी तरह करना है 53 - 32 - 1। तो 53 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 में से फिर 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा। तो हमारा पूरी संख्या क्या प्राप्त होगी? 20 पूर्ण संख्या मिलेगा। अब आगे निम्न के परवर्ती लिखिए। अब ये परवर्ती क्या होता है उसको बताते हैं आपको। हाँ, तो पहले प्रश्न में देखो लिखा हुआ है 24,40,701। तो 24,40,701 में परवर्ती बोला है तो परवर्ती में क्या करेंगे कि 1 को प्लस करना पड़ेगा। परवर्ती अगर पूछा जा रहा है तो उसमें जितनी संख्या होगी उसमें 1 को प्लस करना होगा तो परवर्ती संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब हमारी 1 को प्लस कर दिया तो हमारी संख्या क्या बनी? 24,40,702। ठीक इसी तरह से इसका परवर्ती यानी इसमें अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? क्या प्लस करना है? सिर्फ 1 प्लस करेंगे तो इसका परवर्ती संख्या मिल जाएगा। अतः आपको B, C, D ये प्रश्न आपको खुद हल करना होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्न के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती में 1 प्लस करना होता है और पूर्ववर्ती में 1 को माइनस करना होता है। तो जैसे 94 हुआ यानी 94 हुआ। अब 94 का पूर्ववर्ती क्या होता है? तो 94 - 1। तो जवाब क्या मिला? 93। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 94 का पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? 93 है। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो है
बी, सी, डी, ये प्रश्न आपको खुद हल करना होगा या आप हल करके मुझे दिखाओगे। अगला प्रश्न है हमारा, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़े छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है उसे आप ध्यान देते हुए बनाओगे। जैसे पहला है 530 और 503, तो 530 और 503 में कौन बड़ा है? तो हम ऐसा बता सकते हैं कि 503 इसके बाईं ओर कौन है और दाईं ओर कौन है, तो इसलिए 503 और 530 को जब हम सीधे सीधे रखेंगे तो 503 जो है 530 के किस तरफ है? बाईं तरफ है यहाँ पर, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ तब? 500, हाँ, यानी 503 के बाईं तरफ कौन है? 530 है। तो हमें इस तरह से फिर लिखना भी होगा। 370 और 307 लिखा है, तो बाईं ओर कौन संख्या है? तो हम ऐसा बता सकते हैं कि 303 के बाईं ओर कौन है? 370 है। तो हमारी संख्या क्या हुई? 370, यानी बड़ी संख्या वही हुई। अब आगे, इसलिए 307 370 के बाईं ओर है। अब ये संख्या देखो 98,765, फिर 56,789, तो 98,765 बड़ा है और ये कहाँ किसकी ओर है? तो 56,789 के बाईं ओर है। अब इसी तरह से आप आठवां प्रश्न हम देखो, आठवां प्रश्न आपको खुद करना पड़ेगा। आठवां का ABCD जो EFGH तक जो है वो आपको खुद करना रहेगा। हाँ, तो दोस्तों अब 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 का देखते हैं कि ये किस तरह से हल होगा। उसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। यानी हम सबसे पहले इसे क्रम वाइज रखेंगे, फिर इसके बाद इसका योग निकालना है। तो हमारा क्या है? 837 प्लस 208 प्लस 363, तो 837 प्लस 263 363, ठीक, और फिर प्लस 208, यानी हमने कौन से नंबर में रखा? इसे रोमन नंबर में रखा है। और जब हम इसको रोमन नंबर में रखेंगे तो 837 मतलब कि घटते हुए क्रम में, तो 837 के बाद 363 फिर 208 कर दिया, तो 837 और 363 जोड़ने पर 1200 आता है, और इसमें 208 जोड़ देंगे जब, तो ये हो जाएगा 1408 हो जाएगा। अब इसी तरह से बी का जो है जोड़ जो है वो आपको खुद हल करना होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रम के अनुसार इसका गुणनफल करना है। तो 2 गुणे 17 68 था, तो 2 गुणे और फिर 50 है, तो हम पहले छोटी छोटी संख्या का गुणा कर लेते हैं, जितना आएगा उसमें 1768 का गुणा कर देंगे, या आप जिस तरह से भी गुणनखंड करोगे आपको जवाब सेम मिलेगा। अब जैसा कि 2 में 50 का गुणा किया तो 100 हुआ, और फिर इसके बाद 1768 का गुणा कर दोगे तो 1,76,800 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से बी का, सी का, डी का, ई, डी, एफ, जी तक आपको जो है वो खुद होमवर्क करना होगा। अब अगला प्रश्न आया हमारा 297 गुणे 17 और 297 गुणे 3। तो हम फिर से वही यानी 17 में 3 का गुणा कर देंगे, 17 और 3, क्योंकि अब देखो यहाँ 17 में 3 प्लस करके क्यों किया गया, तो उससे भी शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि अब दोनों गुणनखंड में सेम संख्या का गुणा करना है। सेम संख्या, यहाँ भी 297 है, यहाँ भी 297 है। जब दोनों सेम संख्या आएगा तो हमें दूसरे वाले गुणनखंड का क्या कर देना होगा? सिर्फ प्लस कर देना होगा। तो 17 और 3 को प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में हमें 297 का गुणा करना रहेगा, जिसका जवाब जो है 5940 होगा। अब इसी तरह बी का, डी का, सी, डी का आपको जो है वो खुद होमवर्क में करना रहेगा। अब अगला प्रश्न हमारा आया उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 738 गुणे 103, तो अब 738 गुणे 103 है, तो 738 गुणे 103 में 100 प्लस 3 होता है। तो अब हम 738 गुणे 100 प्लस 738 गुणे 3, यानी दोनों अलग अलग करके हम इसे हल करेंगे। तो 738 में 100 का गुणा करेंगे तो 73,800 होगा, प्लस 738 में 3 का गुणा करेंगे तो 2214 होगा। तो जवाब हमारा जो है 76,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 76,014 प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह बी का, सी, डी आपको जो है वो खुद करना रहेगा। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया
अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल का कुल कितना व्यय किया, यानी पेट्रोल में कितना पैसा उसका खर्च हुआ। तो हम इसमें क्या देखते हैं, सोमवार को पेट्रोल भरवाया 40 लीटर, तो अगले दिन पेट्रोल भरवाया 50 लीटर। तो अब हम 40 और 50 को क्या करेंगे, कुल पेट्रोल कितना हो गया, 40-50 को जोड़ दिया तो टोटल हो गया 90 लीटर। अब 1 लीटर का पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, तो 44 गुणे 90। तो 44 गुणे 90 जब हम करेंगे तो 44 गुणे 10 100 माइनस 10 यानी 90 होता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए 44 गुणे 100 माइनस 44 गुणे 10, तो जब हम 44 में 100 का गुणा करेंगे तो 4400 होगा, और 44 में 10 का गुणा करेंगे तो 440 होगा। अब 4400 में से 440 घटाएंगे तो 3960। हमारे सूत्र के हिसाब से हमें इसी तरह से हल करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको इसी विधि का उपयोग करते हुए हल करना होगा। आप डायरेक्ट यदि 44 में 90 का गुणा करोगे तो ये जवाब तो सही आएगा, परंतु ये मान्य नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति का, और अब इसका जवाब क्या हुआ, व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पर खर्च किया गया मूल्य बराबर 3960 होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले सुबह की दूध की सप्लाई 32 लीटर और शाम को दूध की सप्लाई 68 लीटर, जैसे यहाँ सुबह में 32 है, शाम को 68 है। अब कुल सप्लाई कितनी हुई, 100 लीटर। अब प्राइस कितनी है, अब 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 लीटर दूध का मूल्य 15 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 1500, यानी प्रतिदिन उसे कितना दूध, मतलब कि दूध का पैसा देना होगा, तो जवाब आएगा 1500 रुपया। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए यानी जोड़िए। कैसे करना है, 425 गुणे 136 बराबर 425 गुणे, अब 136 का गुणनखंड इकाई दहाई सैकड़ा के माध्यम से करते हैं। तो एक पहले इकाई के अंक पर 6 प्लस दहाई के अंक पर 30 गुणे प्लस सैकड़े के अंक पर 1 यानी 100। तो अब ये क्या है, अब इसे मैच करना है आपको। अब मैच करना है तो ये आपका किस तरह से मैच है, यानी कि ये योग पर गुणन का वितरण नियम है कि क्या है, इसे आपको खुद को बताना रहेगा, यानी आप इसे खुद हल करोगे होमवर्क में। अब हमारा प्रश्न जो है एक्सरसाइज 2.3 आता है, जिसे आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको हल करना है। तो निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, उसे आपको बताना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है 1 + 0। तो अब देखो 1 + 0 अगर हम करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि शून्य जो है वो निरूपित नहीं होता। अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कैसे करोगे, हमारा जवाब क्या होगा, हाँ। तो इसमें देखो जवाब हमारा होगा हाँ। यदि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा जवाब कितना होगा, 0 होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसा बता सकते हैं कि 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 5 में 0 का करेंगे तब भी 0 होगा, 9 में करें या किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो जवाब हमारा 0 का 0 होगा। अतः यदि दोनों संख्या 0 है तो उत्तर भी 0, यानी कि अगर दोनों संख्या 0 है तो उत्तर भी 0 होगा। ये सत्य अर्थात 0 गुणे 0 बराबर 0 होगा। यदि एक संख्या 0 है, दूसरी संख्या कोई और है, तो अगर इन दोनों में गुणा हो रहा है तब भी हमारा जवाब जो है वो 0 ही होता है। अब अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखते हैं, यदि एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। उदाहरण तो 5 गुणे 1 हुआ तो क्या होगा, बराबर 5। 4 गुणे 1 हुआ तो बराबर 4।
तो 8 गुणे 1 हुआ बराबर 8 है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि दो संख्या का हम आपस में गुणा करते हैं तो इन दोनों संख्या में से यदि कोई पहली संख्या या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या यदि 1 है तो हमारा जवाब जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कोई एक संख्या होगा। कोई भी हो सकता है, जैसे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 आएगा, 4 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 आएगा, इसी तरह से। अब यह दोनों संख्या 1 है तो जवाब क्या होगा? 1 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला प्रश्न आया, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि से किस तरह गुणनखंड होता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। 728 गुणे 101, तो 728 में 101 का गुणा करना है तो हम सबसे पहले इनकी संख्या को अलग कर सकते हैं। तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 100 है, तो 100 प्लस 1 कर देते हैं 728 में। तो 728 गुणे 100 प्लस 728 गुणे 1, तो 728 में 100 का गुणा करेंगे तो 72,800 आएगा, और 728 को फिर इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब जो है वो 73,528 होगा। अब इसी तरह से बी का, सी का, डी का, ई का और ये सब प्रश्न जो है वो आपको होमवर्क में करना रहेगा। अब अगला प्रश्न हमारा आया, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? तो यहाँ लिखा है 1,23,456 गुणे 8 प्लस 6 बराबर 9,87,694। अब इसी तरह 12,34,567 गुणे 8 प्लस 7, तो 8 7 कितना होता है? 15। तो हम 12,34,567 में 15 का गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब करेंगे कैसे वो देखो, तो 1 गुणे 8 प्लस 1, तो क्या हो गया? 8 एक कम 8 और 1 9 बराबर 1 हुआ। अब इसके बाद 12 गुणे 8 प्लस 2, अब 1 में 8, अब कैसे किया देखो, यहाँ ध्यान देना, पहले में 8 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया तो जवाब आ गया 9। अब दूसरी से अब 2 संख्या लेते हैं, 12 गुणे 8 प्लस 2 बराबर 98 हो गया। अब तीसरी संख्या लेते हैं तो 123 गुणे 8 प्लस 3, तो 987 हो गया। अब चौथी संख्या लेंगे तो 1234 गुणे 8 प्लस 4, तो भी वो संख्या हुआ। अब आगे 12,385 में 8 लेंगे प्लस 5, 5 संख्या लिया है तो 5, तो इतना। फिर इसी तरह छठा क्या है, यानी 1,23,456 गुणे 8 प्लस 6, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब 12,34,567 गुणे 8 प्लस 7, तो हमारा जवाब ये प्राप्त होगा। अतः मतलब कि आप इस तरह से भी इसे हल करके देख सकते हो। हाँ, तो हमारा प्रश्नावली पूर्ण संख्या का जो दूसरे चैप्टर का 2.3 जो है वो फिनिश हो गया है। अब इसे भी आपको करना रहेगा। जो भी बचे हुए जो प्रश्न है उसे आप होमवर्क में जो है इसे पूरा करके मुझे दिखाओगे। धन्यवाद।